कनाडा काफ़ी इंडियन फैमिली के लिए इस कंट्री के लिए कुछ ज़्यादा ही प्यार है और खासकर हमारी पंजाबी कम्युनिटी के लिए। 7.7 lakh. That's how many Indian students went abroad to study last year. It was a 6-year high, also a 68% rise since 2021. There is no denying that these numbers are big. अगर मैं आपको बताऊं कि इंडियंस का शेयर कैनेडियन पॉपुलेशन में लगभग 5.1% है और 2023 में कनाडा में इंडियंस की पॉपुलेशन लगभग 1.9 मिलियन हो गई है, यानी कि 19 लाख्स। हम यहाँ पे बात करने आए हैं कनाडा की इकॉनमी के बारे में। अब आप सोच सकते हैं कनाडा एक ऐसी वेल्दी कंट्री जहाँ पे हाई क्वालिटी लाइफ, और क्या ये सब सच है? आज इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। अगर मैं आपको बताऊं कि कैनेडियन इकॉनमी एक आइसबर्ग की तरह है एंड अगेन देयर इज अ लॉट अंडर द सरफेस एंड डिस्पाइट इट्स ऑस्टेंसिबल प्रॉस्पेरिटी, कनाडा की इकॉनमी में कुछ ऐसे हिडन ट्रबल्स हैं जो कि ऑफन हम इंडियंस ओवरलुक कर जाते हैं। उससे पहले थोड़ा सा कनाडा के बारे में जानते हैं। कनाडा दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जो नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंटल पर है एंड एट द सेम टाइम यूनाइटेड स्टेट्स से सीधा ऊपर है, और खासकर कनाडा 3 ओशन से घिरा हुआ है, 3 ओशन से घिरा हुआ है, अटलांटिक, आर्टिक एंड पैसिफिक। कनाडा और यूएस दुनिया के सबसे बड़े देश और उनके बीच सबसे लंबी बाउंड्री शेयर करते हैं जो लगभग 8,891 किलोमीटर है, यानी कि 5,523 माइल। कनाडा की जियोग्राफी में भी इंटरेस्टिंग बात है, ये पूरी कैनेडियन की पॉपुलेशन का 80% सिर्फ और सिर्फ 100 माइल्स की दूरी पर रहे हैं यूएस से, मतलब यूएस से इनको बहुत ज़्यादा प्यार है। बट एट सेम टाइम ये सारे लोग बॉर्डर के आसपास रहते हैं। अब मानेंगे नहीं कि 50% कैनेडियन इस बाउंड्री के नीचे ही रहते हैं, जो कि स्टेट है ओंटारियो या फिर ओंटारियो। हाँ, मुझे प्रोनाउंस आई थिंक मैं सही कर रहा हूँ, बट अगर मैं बात करूँ तो ओंटारियो 38% की हिस्सेदारी रखता है पूरी कनाडा की जीडीपी के अंदर। ओंटारियो रियल एस्टेट, माइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग के लिए सबसे ज़्यादा जाना जाता है एंड हालांकि सबसे ज़्यादा लोग यहाँ पे ही रहते हैं। अगर आप बात करें ओंटारियो की, पिछले 10 सालों में से इस स्टेट की हाउसिंग प्राइसिंग आसमान छू रही है। International student Luis Sanchez is trying to refocus on his studies. It's been a difficult few weeks trying to find a place to live. I started looking outside of campus, and it was a really difficult task because the prices have gone up significantly over the past year. 2008 की फाइनेंशियल क्राइसिस के बाद कनाडा की हाउसिंग प्राइसिंग ने डबल हो गए। इन हाउसिंग बूम के पीछे कंज्यूमर स्पेंडिंग का एक बहुत बड़ा हाथ है। 2009 में गवर्नमेंट ने स्टिमुलस प्रोग्राम ने इकॉनमी को सपोर्ट करने के लिए सेंट्रल बैंक का इंटरेस्ट रेट 1% के आसपास रख दिया था। This marks a turning point for monetary policy. After 8 interest rate hikes in a row, including some hefty increases, the central bank is cooling its jets for now. जो कि अब आज के टाइम पे 5 से 6% है अकॉर्डिंग टू योर इनकम एंड टैक्सेस। एंड हालांकि इंटरेस्ट रेट आपके प्रोविंस पे भी फर्क पड़ता है, किस स्टेट में आप रहते हैं, तो माने कि 5 से 6 से 6.5% तक ये जाता है। राइजिंग इंटरेस्ट रेट्स ने अभी के लिए हाउसिंग प्राइसेस को कम तो कर दिया है, पर लेकिन ज़्यादातर कनाडा के जो लोग हैं वो महसूस करने लगे हैं कि घर खरीदने का सपना उनका सपना ही रह जाएगा। अगर आप इस पोल के अकॉर्डिंगली देखें तो 63% कैनेडियंस जो अपना घर का सपना प्लान कर रहे थे, आज वो अपना घर का सपना प्लान नहीं कर पा रहे हैं। कहीं ना कहीं उन्होंने उम्मीद भी छोड़ दी है घर खरीदने की। कनाडा मॉर्गेज एंड हाउसिंग कॉर्पोरेशन CMHC की एक रिपोर्ट के मुताबिक इमिग्रेशन रिसेंट ईयर्स में रेंटल डिमांड को और भी ज़्यादा बढ़ा। That's right, Alex. According to rentals.ca, the average rent in the country is $2,042. That is the biggest month-over-month increase we've seen so far this year. कहीं ना कहीं एक रेंटल एक सिग्निफिकेंट रीजन है इस प्रॉपर्टी बूम होने का। कनाडा में बहुत से न्यू कमर्स और जो कि इमिग्रेशन होते हैं वो पहले घर नहीं खरीदते, वो पहले किराए पे रहते हैं एंड ये बहुत सारी कॉमन सी बात है। बट इस वजह से रेंटल यूनिट्स की डिमांड हमेशा बढ़ी रहती है और प्राइस जो घर के होते हैं वो हमेशा राइज रहते हैं। It is getting more and more expensive to rent housing in Canada. A new report suggests that average rents have soared above $2,000 a month for the first time ever in the month of November. अगर मैं आपसे कहूँ कि कनाडा यहाँ पे अकेला नहीं है, हाउसिंग प्राइसेस यूके और यूएस में भी बहुत ज़्यादा हैं और जिसके कारण लोग रेंट ज़्यादा अफोर्ड कर पाते हैं एज़ कम्पेयर टू किसी प्रॉपर्टी को खरीदने के, एंड उसी वजह से हमेशा रेंटल के लिए डिमांड और हाई प्राइसेस हमेशा मेंटेन रहते हैं। कैनेडियन हाउसिंग मार्केट एक बहुत ज़्यादा स्पेशल केस है जिसमें कंज्यूमर्स की एबिलिटी टू बोरो एंड स्पेंड कहीं ना कहीं अपनी लिमिट पे आ चुकी है या फिर उन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी है। अब बात करते हैं कहीं ना कहीं कैनेडियंस के माइंडसेट की। कैनेडियंस अपने इन्वेस्टमेंट कैपिटल का एक बहुत बड़ा हिस्सा हाउसिंग पर खर्च करते हैं, मतलब रियल एस्टेट के अंदर पैसा लगा देते हैं।
A new survey by the real estate firm Royal LePage indicates that 1 in 4 Canadians say they plan to purchase an investment property in the next 5 years. जबकि बिजनेसेस, नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स, मशीनरी, इक्विपमेंट्स और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज पे कुछ भी पैसा ज़ाया नहीं होता, मतलब ज़ाया नहीं, इन्वेस्ट ही नहीं करते। अगर आप नंबर्स की बात करें तो जो नॉन रेजिडेंशियल स्ट्रक्चर्स हैं, वो बिजनेसेस हैं, वो सिर्फ जीडीपी का 9.3% तक कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं। आप मान के चलें कितना कम है ये, सिर्फ 10% से भी कम। अगर आप दूसरी तरफ बात करें एक हाउसिंग इन्वेस्टमेंट की, एक हाउसिंग इन्वेस्टमेंट एक बहुत मजबूत ग्रोथ लेके आया है कनाडा के अंदर। अगर आप इसके स्टॉक ऑफ रेजिडेंशियल एसेट्स की बात करें तो ये 18.9% तक बढ़ गए हैं, जिससे देश की एक 22% वेल्थ का इंक्रीमेंट हुआ है। कनाडा में एक बहुत बड़ा हिस्सा लोग अपना बिजनेस के बजाय हाउसिंग प्रॉपर्टी और रियल एस्टेट पे इन्वेस्ट करते हैं, जिससे कि उनको ज़्यादा अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। एंड अल्टीमेटली यू कांट ब्लेम देम। एक स्टार्टिंग में बहुत अच्छा प्लान लगता है, पर लेकिन सोचने की बात है, अगर आप सबका पैसा प्रॉपर्टी में लगा देंगे तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ कौन करेगा, बिजनेसेस कौन चलाएगा, एंड उस वजह से इकोनॉमी कितनी ज़्यादा डाउन हो जाएगी। इन लॉन्ग टर्म में एम्प्लॉयमेंट ना होने का भी बहुत बड़ा रीज़न है। इकोनॉमी में बिजनेस इन्वेस्टमेंट एक बहुत ज़्यादा क्रूशियल फैक्टर है किसी भी इकोनॉमी को एक्सपैंड करने का। एंड कहीं ना कहीं एक इकोनॉमी एक्टिविटी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हर कोई पैसा घर में लगा देगा तो एम्प्लॉयमेंट जॉब्स एक ही बात है, बट कहीं ना कहीं वो कैसे आएगी। लंबे टाइम में बिजनेस इन्वेस्टमेंट इकोनॉमी में एक ओवरऑल बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी पैदा करता है और कहीं ना कहीं इस चीज़ को वो बढ़ा भी देता है। लंबे टाइम में बिजनेस ज़्यादा आपको अच्छे रिटर्न्स देगा बजाय किसी प्रॉपर्टी में पैसा डाल दें। एंड एट द सेम टाइम इट्स गोना गिव यू मोर प्रोडक्टिविटी एंड आपका एसेट या फिर आपका जो कैपिटल है वो चीज़ों में दोनों में फ़र्क आता है। अगेन व्हेन यू इन्वेस्ट इन कैपिटल इट्स गोना गिव्स यू a very different returns as compared to the assets, क्योंकि assets का एक फिक्स्ड रिटर्न्स होता है। कहीं ना कहीं कनाडा को एक यूएस से बहुत ज़्यादा सीखना चाहिए, क्योंकि यूएस एक बहुत रिस्क टेकिंग एपेटाइट वाला एक देश है वर्सेस कनाडा के मुकाबले। एक सर्वे में ये भी पता चलता है कि कैनेडियन अपने पड़ोसी यूएस से कई कम रिस्क लेते हैं, जो कि मैं आपको भी बता चुका हूँ। इस वजह से 10 सबसे बड़ी कंपनीज में से 4 अमेरिकन या फिर चाइनीज हैं, जबकि टॉप कैनेडियन फर्म ब्रुकफील्ड एसेट मैनेजमेंट एक फाइनेंस मैनेजमेंट फर्म है जो अभी तक सिर्फ और सिर्फ 158 रैंक पर है। मतलब सिर्फ एक ही कंपनी है, वो भी 158 रैंक पर है। कनाडा और यूएस एक साथ एक क्लोज इकोनॉमिक रिलेशनशिप में है। कनाडा ने अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी एंड प्रैक्टिसेस को अपने साउदर्न नेबर्स मतलब यूएस के लोगों के इन्फ्लुएंस में जवाब में डेवलप किया है। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा की इकोनॉमी बहुत ज़्यादा डिस्टिंक्टिव ट्रेड्स हैं एंड इसके अंदर कैरेक्टरिस्टिक्स भी बहुत ज़्यादा अलग अलग हैं, हम उनके बारे में बात करेंगे। बट अपने नेबर होने के कारण और यूनाइटेड स्टेट्स के साथ ऐसा क्लोज रिलेशनशिप मतलब क्लोज इकोनॉमिक रिलेशनशिप होने के कारण कनाडा ने अपनी इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी पे भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है और उसको यूएस से कहीं ना कहीं कंपैटिबल बनाया है। फॉर एग्जाम्पल, ज़्यादातर अमेरिकन कंपनीज टैरिफ या टैक्सेस बचाने के लिए कनाडा में बिजनेस ऑपरेट करना शुरू कर देती हैं, बट उनका हेडक्वार्टर अपने शहर मतलब अपनी ही कंट्री यूएस में होता है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी अक्सर यूएस और होम कंट्री में रहती है। फॉरेन बिजनेसेस खासकर अमेरिकन कनाडा में कई इनोवेटिव और एक्साइटिंग स्टार्टअप्स को एक्वायर कर लेते हैं। इसका एक ये भी कारण है कि छोटी कैनेडियन कंपनीज जब स्टॉक मार्केट पे शेयर बेचकर पब्लिक जाती हैं तो उनको टैक्स बेनिफिट्स खोना पड़ता है। इस वजह से ये बिजनेसेस लार्जर फॉरेन कंपनीज को एक्विजिशन के लिए ज़्यादा सुटेबल हो जाती हैं और ये अपने आप को अमेरिकन को बेच देते हैं। ये कंपनीज अपने आप को अमेरिकन को बेच देती हैं। अगर हम नंबर्स की बात करें, जो कि हम हमेशा बात करते हैं, तो कैनेडियन एवरेज अराउंड $60,000 पर ईयर कमाता है, जबकि उसी वर्क या फिर उसी एक सेगमेंट वर्क का अमेरिकन $80,000 कमाते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स में एवरेज कैनेडियन वर्कर ऑलमोस्ट 33% लेस कमाता है। अगर हम अमेरिकन वर्कर की बात करें तो कहीं ना कहीं वो $74 कमाता है पर आवर, जबकि एक एवरेज कैनेडियन वर्कर सिर्फ $57 कमा पाता है। अगर मैं आपको ये बात बताऊं कि अमेरिकन को कम काम करना पड़ता है एज कम्पेयर टू कैनेडियंस, क्योंकि अमेरिकन बहुत ज़्यादा पैसा अपना इनोवेशन और मशीन्स पे इन्वेस्ट करते हैं, टूल्स पे इन्वेस्ट करते हैं और एक पर कैपिटा वर्कर पे भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं। मान के चलें कैनेडियन वर्कर पे सिर्फ और सिर्फ लगभग $13,000 इन्वेस्ट करता है कोई भी एक फैक्ट्री होना। आई थिंक यूएस में कहीं ना कहीं वो 20,500 है। कनाडा में G7 कंट्रीज के बीच रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर भी बहुत कम खर्चा होता है, मतलब ये सारा पैसा बचा के सिर्फ प्रॉपर्टी के अंदर डाल देते। अगर आप वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट देखें तो यूएस हर पर्सन के लिए कनाडा अप्रॉक्सीमेटली डबल पेटेंट प्रोड्यूस करता है। 2022 में कनाडा की इनकम पर पर्सन और परचेजिंग पावर पैरिटी के हिसाब से $57,800 थी,
जो कि अमेरिका की लगभग $17,400 से भी कम है। ये गैप अभी तक एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि इनकम स्केल के नीचे कैनेडियंस अपनी पोजीशन में अमेरिकन से काफ़ी बेहतर थे, और इसकी वजह है लोअर लेवल ऑफ इनइक्वालिटी। एक मेजर है गिनी कोफिशिएंट, किसी भी देश में इनकम के गैप को एक्सेस करता है। गिनी कोफिशिएंट 0 से लेके 1 तक होता है, जहां 0 परफेक्ट इक्वालिटी को इंडिकेट करता है और वहीं 1 एक परफेक्ट इनइक्वालिटी को। पिछले 42 ईयर्स में कनाडा की गिनी कोफिशिएंट ने कभी भी अपने यूएस काउंटर पार्ट से ऊपर नहीं बढ़ा है। इनइक्वालिटी यूएस में कहीं ज़्यादा है कनाडा के हिसाब से। एक चीज़ और मैं आपको बताता हूँ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इंडियंस के लिए। कैनेडियन इकॉनमी अदर डेवलप्ड इकॉनमी से बहुत कम कॉम्पिटिटिव है, और हम इंडियंस बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन करते हैं, राइट, बट इकॉनमी बहुत कम कॉम्पिटिटिव है। IMD वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग के अनुसार कनाडा 63 कंट्रीज में से 14th रैंक पर आता है, जो कि एक एनुअल सर्वे की हिस्ट्री में सबसे बुरी परफॉर्मेंस है। एंड कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत 1997 में हुई थी। अभी ये बहुत ज़्यादा एग्रेसिव फ्री मार्केट इकॉनमीज जैसे सिंगापुर एंड यूएस, कहीं ना कहीं सिंगापुर 3rd रैंक पे और यूएस 10th रैंक पे है, कि कंपैरिजन में भी बहुत कम परफॉर्म कर रहा है। साथ ही प्रोग्रेसिव कंट्रीज जैसे डेनमार्क और नीदरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन से भी, जो कि स्वीडन और नॉर्वे में कहीं ना कहीं लेबर प्रोटेक्शन राइट्स बहुत ज़्यादा है एंड हाई वेजेस भी हैं, उससे भी ये बहुत ज़्यादा कम परफॉर्म कर रहा है। एंड हाँ, बहुत ज़्यादा लोग कमेंट सेक्शन में कहेंगे कि कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स बिल्कुल एक सही तरीका नहीं है किसी भी कंट्री को इकोनॉमिक स्केल पे मेजर करने का, बट आप भी सोचिए अगर कंपनी कॉम्पिटिटिव ही नहीं है तो वो अपने इंडस्ट्री या फिर अपने इकोनॉमी के लिए क्या करेगी। यानी कि एक ऐसा लड़का जो कि बिल्कुल पढ़ाई में ना ही मन लगा रहा है और ना ही उसको ये पता है कि उसके पापा का पैसा है, एट द सेम टाइम वो कहीं ना कहीं कोई कंपटीशन में नहीं लड़ रहा, तो उसकी ग्रोथ कम होगी एज कम्पेयर टू एक जो बंदा जिससे एक स्टूडेंट जो कि काफ़ी एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आता है एंड उसको बहुत ज़्यादा ईगरनेस है लड़ने की, या फिर लड़ने की नहीं मतलब आगे बढ़ने की। यही बात है, कॉम्पिटिटिवनेस एक बहुत अच्छा मेजर तो नहीं है, बट कहीं ना कहीं एक जनरल माइंडसेट को बहुत ज़्यादा ज़रूरी दिखाता है। बट अगर मैं कहूँ कनाडा ऐसा भी नहीं है कि जिसके पास स्किल्ड वर्कफोर्स नहीं है, उसके पास बहुत अच्छी स्किल्ड वर्कफोर्स है। मतलब IMD की रिपोर्ट की सपोर्ट करती है, जिससे पता चलता है कि टैलेंट में कनाडा दुनिया में 11th रैंक पर है। लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपका सारा टैलेंट किसी और देश चला जाए या फिर उसको इस्तेमाल करते हैं। ट्रेडिशनल तौर पे कनाडा के पास दूसरे कुछ देशों के कंपैरिजन में रिसर्च और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए बहुत कम गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं। एंड द फैक्ट इज दैट द कनाडा की इकोनॉमिक ग्रोथ में नेचुरल रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। कहीं ना कहीं वो रिसर्च और बिजनेस एक्टिविटीज जैसे सेक्टर्स में इन्वेस्ट ही नहीं करता। लेकिन कनाडा के 2 बिगेस्ट एक्सपोर्ट्स ऑयल और व्हीकल दोनों डिक्लाइनिंग पर है, और ऐसा फ्यूचर में भी देखा जा सकता है कि ये कहीं ना कहीं ग्रो नहीं करेंगे। अल्बर्टा के सैंड से निकला हुआ ऑयल को प्रोड्यूस करना कॉस्टली पड़ जा रहा है एंड यूनाइटेड स्टेट्स अपने खुद के ऑयल प्रोडक्शन में निकला हुआ है, और कहीं ना कहीं उन्होंने स्टार्ट भी कर दिया है, जिससे कि यूएस इंपोर्ट्स कम हो जाएंगे और कार मैन्युफैक्चरिंग कभी भी 2008 के रिसेशन से के बाद पूरी तरह रिकवर नहीं हुई है। आप कार मैन्युफैक्चरिंग की हालत देखें कनाडा के अंदर, जहाँ पे वो प्रोडक्शन करते थे 1999 में कहीं ना कहीं वो 3 मिलियन व्हीकल पर ईयर प्रोड्यूस करते थे, आज 2020 में वो 1.4 मिलियन तक गिर चुका है। एंड जाहिर सी बात है अगर कम कार बिकेंगी तो सर्विस सेक्टर्स में भी ग्रोथ कम हो जाएगी। कनाडा में सिर्फ 3 इंडस्ट्री ही ग्रो कर रही हैं, और जो कि है फाइनेंशियल सर्विसेज, रियल एस्टेट और कम्युनिकेशन इंडस्ट्री। फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए पहले यूएस कनाडा पे डिपेंड होता था, बट अब टोरंटो नॉर्थ अमेरिका का एक बहुत ज़्यादा बड़ा फाइनेंशियल हब बन चुका है। अमेरिकन में हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनी यहीं पे है, बट कनाडा का बैंकिंग सिस्टम GS7 में पहली पोजीशन पर है, वो भी 11 सालों से। Canadians are living on the most borrowed money than people in all other G7 nations, mostly because of our big mortgages. और दुनिया के साउंडेस्ट बैंकिंग सिस्टम में से एक है। एंड ऑफ द डे अगर जो भी कहा जाए, बट बिजनेस इकोनॉमी के हिसाब से सबसे कम करप्ट कंट्री एक कनाडा की है। लेकिन ग्रोथ अब तक दूसरे एडवांस इकोनॉमीज की तरह स्ट्रॉन्ग नहीं है, बट कहीं ना कहीं प्रेडिक्शन ये है कि कहीं ना कहीं वो कनाडा इंप्रूव कर जाएगा। अब इंडिया क्या कनाडा से सीख सकता है? अगर हम भारतीयों की बात करें तो हम कैनेडियन से काफ़ी चीज़ें सीख सकते हैं। एक तो पहली चीज़ डाइवर्सिफिकेशन इज की, राइट। कनाडा की तरह इंडिया को भी अपने ट्रेड पार्टनर्स को डाइवर्सिफाई करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। उनको किसी एक चैनल पे या फिर एक कंट्री पे रिलाई नहीं करना चाहिए। दूसरा है हाउस होल्ड डेट। कनाडा की ऊंचाई पर पहुंचने वाली हाउस होल्ड डेट को देखकर इंडिया को फाइनेंशियल लिटरेसी पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना चाहिए एंड कहीं ना कहीं इसको एक प्रैक्टिस के अंदर लाना चाहिए और इसको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देनी चाहिए। एड्रेसिंग द एजिंग पॉपुलेशन, तीसरी सबसे बड़ी चीज़।
इंडिया कहीं ना कहीं बहुत बड़ा यूथ इकोसिस्टम है, बट एजिंग भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इंडिया को अपनी खुद की एजिंग पॉपुलेशन के लिए अच्छा खासा प्लान बनाना चाहिए एंड जिसमें हेल्थ केयर और सोशल सिक्योरिटी के अंदर काफ़ी पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। कैनेडियन इकोनॉमी के सामने खड़ी मुश्किलें अकेली नहीं है, ये दुनिया भर के देशों में साथ शेयर करती हैं। इसका ये मानना नहीं है कि हम कनाडा की इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा डाउनग्रेड कर देंगे, बट एट द सेम टाइम हमें ये सीखना चाहिए कि हम एज एन इंडियंस कैनेडियन से और क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं। और प्रॉब्लम्स हर किसी के साथ आ सकती हैं, एट द सेम टाइम याद रखिए ये प्रॉब्लम्स ही सबसे जीने का सबसे बढ़िया तरीका है। दैट्स इट फॉर टुडे वीडियो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड अगर आपको लगा हो कि कैनेडियन इकोनॉमी के बारे में आप और भी ज़्यादा जानते हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दीजिए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलिए। दिस साइड ऋतिक साइनिंग ऑफ, टेक केयर।